इस वीडियो में हम रेस्पायरेशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था रेस्पायरेशन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेस्पायरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। इस वीडियो में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। द मोड ऑफ रेस्पायरेशन इज़ डिफरेंट इन एनिमल वर्ल्ड, मतलब एनिमल में अगर आ जाएंगे ऑर्गेनिजम्स में तो रेस्पायरेशन का मोड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ड्यू टू डिफरेंट एडेप्टेशन अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल कंडीशन, क्योंकि अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग तरह की अडेप्टेशन होती है, मतलब अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी को हम अडेप्टेशन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म के पास एक ऐसी पावर होती है, एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बाहर की बॉडी के, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है बहुत ही वेराइटी ऑफ टेम्परेचर में अलग अलग क्लाइमेट में रहते हैं, तो उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को बाहर की बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेगुलेट कर पाएँ। इसी को हम अडेप्टेशन कहते हैं। तो अडेप्टेशन अलग अलग होता है हर एक इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से। तो रेस्पायरेशन का मैकेनिज्म भी डिफरेंट होता है। ड्यूरिंग रेस्पायरेशन द गैसेस एक्सचेंज अकर डायरेक्टली थ्रू एयर और इनडायरेक्टली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। रेस्पायरेशन में गैसेस एक्सचेंज डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली यानी बॉडी फ्लूइड्स के माध्यम से भी हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन रेस्पायरेटरी मैकेनिज्म इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल वो होते हैं जो लैंड पे रहते हैं वैसे एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स यानी जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। ड्यू टू द केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के केमिकल नेचर पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बीच में। देन द बॉडी साइज ऑफ एन एनिमल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पायरेशन। अब एनिमल का बॉडी साइज क्या है ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेस्पायरेशन कैसे होगा? वेरी स्मॉल एनिमल्स कैन टेक ऑक्सीजन थ्रू पैसिव डिफ्यूजन, मतलब उनकी बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन हो जाता है और ऑक्सीजन उनकी बॉडी के अंदर पहुंच जाती है। इफ़ द एनिमल बॉडी साइज इज स्मॉल इनफ सच एज अमीबा, एंटायर बॉडी परफॉर्म एज अ रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर और ऑर्गन। मतलब अगर एनिमल छोटा है तो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है, उसका ऑक्सीजन का इनटेक वो करेगा, ठीक है, रेस्पायर करेगा। और अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, स्मॉल इनफ, जैसे कि अमीबा होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से बना हुआ सबसे छोटा है जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो वो कैसे करेगा? उसकी पूरी बॉडी रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर की तरह या रेस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करने लगती है और पूरी बॉडी से ऑक्सीजन वो इनहेल करता है या रेस्पायरेशन करता है, ठीक है। देन सम फैक्टर्स कैन अफेक्ट द रेस्पायरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रेस्पायरेशन को अफेक्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स भी हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि वो एनिमल है वो किस तरह की अडेप्टेशन में रह रहा है, किस तरह के इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, वहाँ का कितना टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करेगा रेस्पायरेशन का रेट। और सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगा गैस, जैसे कि हमने ह्यूमंस की बात करें तो एल्वेलाई के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं। एल्वेलाई होता है ब्लड वेसल से ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफ़र होता है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया एल्वेलाई का बहुत मैटर करता है। और डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर मैंने बताया था, जो ऑक्सीजन होता है यहाँ पर ये ब्लड में आएगा और जो CO2 होता है ये वापस से एल्वेलाई में जाएगा, तो ये आपस में कैसे जाते हैं? पार्शियल प्रेशर के थ्रू जाते हैं, तो पार्शियल प्रेशर भी इफेक्ट डालेगा, ये भी एक फैक्टर हो जाएगा। थिकनेस ऑफ द बैरियर बिटवीन इन्वायरमेंट एंड सेल, मतलब अब एल्वेलाई की यहाँ पे कितनी थिकनेस है इस पर भी डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन कितनी जल्दी ट्रांसफ़र हो रही है, CO2 कितनी जल्दी ट्रांसफ़र हो रही है, रेस्पायरेशन का रेट कितना है, इस पर भी डिपेंड करेगा। फिर देख लेते हैं यहाँ पे द वेराइटी ऑफ अडेप्टेशन इज फाउंड इन द गैस एक्सचेंज स्ट्रक्चर ऑफ बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर ऐसी ऐसी अडेप्टेशन है कि वो गैसेस एक्सचेंज कैसे करेंगे, उनके पास अपना अपना एक स्ट्रक्चर है, वो देख लेते हैं। मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैव अ बेसिक बॉडी शेप, स्मॉल बॉडी साइज, दे रिक्वायर एनर्जी फॉर लोकोमोशन। मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं पानी में रहने वाले, उनको क्या है? एनर्जी चाहिए होती है लोकोमोशन के लिए। लोकोमोशन क्या होता है? मूवमेंट को कहते हैं लोकोमोशन, उसके लिए उन्हें एनर्जी चाहिए होती है। बेस्ट एग्जांपल फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स जो बहुत ही ज़्यादा स्लगिश होते हैं, मतलब जो रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं, वो काफ़ी प्रिमिटिव टाइप का उनके पास नर्वस सिस्टम होता है, तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है इन कंपेरिजन टू द अदर एनिमल्स जिनके पास कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होता है। आप समझ रहे हैं ना? उनके जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो रेंगने वाले, जैसे कि फ्लैट वॉर्म हो गया, अर्थ वॉर्म हो गया, ये जो रेंगते हैं इनके पास नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप का होता है। प्रिमिटिव मतलब बहुत ही कम डेवलप्ड होता है, सिंपल टाइप का। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास कॉम्प्लेक्स टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जिनके पास सिंपल टाइप का नर्वस टिश्यू है उनके पास ऑक्सीजन भी उन्हें कम चाहिए होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। और कुछ ऐसे एनिमल जिनके पास कॉम्प्लेक्स नर्वस टिश्यू होता है उन्हें ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा होती है। देन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं जो एक सेल से बने हुए, उनकी पूरी बॉडी का निर्माण एक सेल से होता है, सारे फंक्शन भी वही एक सेल परफॉर्म करता है। जैसे
जैसे कि अमीबा हो गया। गैसेस एक्सचेंज अगर डायरेक्टली थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, उनकी बॉडी जैसे अमीबा है तो उसकी बॉडी सरफेस से ही उसका एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो है CO2 जो है वेस्ट जो है बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन अंदर, और भी जितना वेस्ट मटीरियल है वो बाहर निकल जाएगा। मतलब पूरा रेस्पायरेशन का काम उनकी बॉडी सरफेस से होता है। दे एक्सचेंज गैसेस थ्रू इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन ड्यू टू देयर एक्वेटिक हैबिटेट। और अमीबा पानी में रहने वाला एक जीव है, तो एक्वेटिक हैबिटेट होने की वजह से, हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट होता है आवास स्थान, मतलब कोई भी जीव जंतु कहाँ रह रहा है वो उसका हैबिटेट होता है। जैसे चिड़िया उसका नेस्ट है तो वो उसका हैबिटेट है, वैसे ही जो अमीबा है ये पानी में रह रहा है तो एक्वेटिक हैबिटेट है उसके पास। तो वो ऑक्सीजन को डिजॉल्व फॉर्म में, मतलब ऑक्सीजन गैस फॉर्म में नहीं, जैसे हम रिलीज कर रहे हैं या हम इनटेक कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो डिजॉल्व फॉर्म में, पानी में डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन और वो उसको रिलीज कर देते हैं। इस तरह वो अपना रेस्पायरेशन करते हैं। देन इन द लोअर एनिमल सच एज अर्थवॉर्म या लीच में कैसे होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू देयर स्किन सरफेस, उनकी भी स्किन से होता है। दे हैव अ ब्लड सप्लाई सो दैट द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाई द मॉइस्ट स्किन ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की जो मॉइस्ट स्किन होती है, नमी वाली स्किन, उससे ऑक्सीजन जो एब्जॉर्ब्ड हो जाती है और अंदर ही ब्लड वेसल होती है उसमें चली जाती है। इवन द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो परफॉर्म्ड बाई स्किन, और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन भी उसकी स्किन से ही होता है। यहाँ पे अर्थवॉर्म या सभी लोअर एनिमल्स की बात हो रही है। देन ऑफन लोअर एनिमल्स लाइक इंसेक्ट में कैसे होता है गैसेस एक्सचेंज, रेस्पायरेशन? हम अलग अलग एनिमल्स के बारे में ही अभी पढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में क्या होता है? एक उनके पास सिस्टम होता है ट्रैकिया का। इंसेक्ट में आप याद रखेंगे ट्रैकिया एक सिस्टम होता है, ट्रैकिया के माध्यम से ये अपना रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। और ट्रैकिया जो मेन सिस्टम है ये तो उनकी बॉडी के अंदर होता है। ये रिलीज आउट होने के लिए छोटे छोटे उनमें बॉडी में पोर्स होते हैं, छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्पिरैकल्स कहते हैं। तो स्पिरैकल्स के माध्यम से ही ये गैशियस का एक्सचेंज होता है। ये स्पिरैकल्स उनकी बॉडी के थोरैक्स रीजन पे, थोरैक्स मतलब उनके जो गर्दन नेक वाला रीजन होता है उसको हम थोरैक्स रीजन कहते हैं। तो थोरैक्स रीजन में स्पिरैकल्स प्रेजेंट होते हैं और रेस्पायरेशन में मदद करते हैं। ये भी हो गया। फिर क्या है, हायर एनिमल्स की बात करें तो उनके पास वेल डेवलप्ड रेस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो एक साथ मिल के स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। रेस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ हायर एक्वेटिक एनिमल्स, अगर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, लेकिन ये हायर एक्वेटिक एनिमल्स है, लोअर एनिमल्स की बात हम ऊपर कर चुके हैं। तो ये फिशेज यहाँ पे आ जाएंगे। ये अपना डिफ्यूजन जो है, एक्सचेंज जो है गैसेस का, वो सरफेस एरिया के थ्रू ही करते हैं और इनकी बॉडी में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंक्रीजेज द डिफ्यूजन सरफेस एरिया बाय एक्सटेंशन ऑफ टिश्यू कॉल्ड गिल्स, मतलब फिशेज के पास स्पेशल गिल्स होती हैं रेस्पायरेशन के लिए। एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, ठीक है, रेस्पायरेशन गिल्स के थ्रू करते हैं। गिल्स आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड, मतलब जो फिशेज होती हैं उनकी साइड में, लेटरल साइड में ये प्रेजेंट होती हैं गिल्स, जो कि रेस्पायरेशन का काम करेंगे। मोस्टली फिशेज एंड एम्फीबियंस हैव गिल्स फॉर रेस्पायरेशन, मतलब जितनी भी फिशेज होती हैं और एम्फीबियंस होते हैं उन सभी का रेस्पायरेशन गिल्स के थ्रू ही होता है। और अदर एक्वेटिक एनिमल्स के उनके पास स्पेशलाइज्ड ब्रैंकियल चैम्बर्स होते हैं जो कि एक प्रोवाइड करते हैं मीन्स ऑफ पंपिंग वाटर पास थ्रू स्टेशनरी गिल्स, ठीक है। वाटर को पास होने के लिए स्टेशनरी गिल्स, मतलब जो गिल्स ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं करती है, ज़्यादा कुछ फंक्शन नहीं परफॉर्म करती है, उनके पास एक ब्रैकियल चैम्बर्स टाइप के होते हैं, वो काम करते हैं रेस्पायरेशन का, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया। फिर क्या है, अदर हायर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की अगर बात करें और अदर हायर एनिमल्स की, तो उनके पास अपना अपना स्पेशल टाइप के रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ट्रैकिया होते हैं इंसेक्ट में और लंग्स होते हैं बाकी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में, एक्सेप्ट बर्ड्स के पास लंग्स नहीं होते हैं जबकि वो वर्टिब्रेट ही है। तो बर्ड्स यूजेस द यूनिफॉर्म पूल ऑफ एयर दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद गैशियस एक्सचेंज सरफेस, मतलब बॉडी सरफेस से भी उसका एक्सचेंज होता है। एम्फीबियंस डू नॉट ब्रीथ लाइक अदर टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, जैसे बाकी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं, एम्फीबियन वैसे ब्रीथ नहीं करते हैं। लंग्स ऑफ एम्फीबियन आर फॉर्म्ड एज अ सैक लाइक आउट पाउचिंग ऑफ द गट, मतलब उनकी जो गट होती है, जैसे हमने अपनी ह्यूमन की गट पढ़ी है वैसे ही उनकी गट में एक आउट पाउचिंग होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो ही लंग जैसा रोल प्ले करता है एम्फीबियन में, ठीक है। रेप्टाइल्स एक्सपैंड देयर रिब केजेस बाय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय टेक एयर इनटू देयर लंग्स। देयर लंग्स हैव मोर सरफेस एरिया देन एम्फीबियन लंग्स। जो रेप्टाइल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास पर्टिकुलर रिब केज होता है, जब वो इनहेल करते हैं तो रिब केज एक्सपैंड करता है, मतलब फूलता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, और वो इसी के माध्यम से पूरा गैशियस एक्सचेंज पूरा करते हैं। और
और जो लंग्स होते हैं इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है रेप्टाइल्स का, और किसके कंपैरिजन में, एम्फीबियन लंग्स के कंपैरिजन में, क्योंकि जो एम्फीबियन है उसका जो लंग है वो तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, गट का ही सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसकी कंपैरिजन में रेप्टाइल्स का बड़ा होता है। फिर अगर ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन के डिफरेंस की बात करें कि क्या इसमें मेन डिफरेंस है, तो जनरली लोग क्या सोचते हैं, पीपल अंडरस्टैंड दैट ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन आर द सेम प्रोसेस, लेकिन वो सेम प्रोसेसेस नहीं होते हैं, वो इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। बोथ आर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस आर डिफरेंट बट इंटरलिंक्ड, मतलब दोनों ही डिफरेंट है, बस इंटरलिंक्ड होते हैं। देख लेते हैं कहाँ कहाँ कौन से प्रोसेसेस कंप्लीट होते हैं। ब्रीदिंग की बात करें, ब्रीदिंग इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन कम्स इनटू एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। मैंने कहा था ना, ब्रीदिंग इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन मतलब सांस को अंदर लेना, एयर को अंदर लेना, और एक्सहेलेशन मतलब एयर को एक्सक्रीट आउट करना, ठीक है। ब्रीदिंग सप्लाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी फ्रॉम फूड वाया रेस्पायरेशन, मतलब ये जो ब्रीदिंग है इस प्रोसेस के माध्यम से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होके जाती है बाकी सेल्स तक, बाकी फूड आइटम्स तक, ताकि वहाँ रेस्पायरेशन हो सके, ठीक है। तो वहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है, ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, तो वो रेस्पायरेशन कहलाता है, ब्रीदिंग नहीं कहलाता है। ब्रीदिंग तो ऑक्सीजन का इनहेलेशन और वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन ब्रीदिंग कहलाएगा। एंड इट रिमूव्स ऑल्सो द कार्बन डाइऑक्साइड, एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है रेस्पायरेशन के दौरान जो निकलता है। इन स्पाइट ऑफ दिस फंक्शन ब्रीदिंग रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी, ब्रीदिंग जो है एक्सेस वाटर को भी रिमूव करता है। ब्रीदिंग एक तरह की फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इन्वॉल्व होता है, रिलैक्सेशन भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ब्रीदिंग इज डिवाइडेड इनटू टू फेज, जिसे हम वेंटिलेशन कहते हैं। वेंटिलेशन मतलब हम जब सांस ले रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम वेंटिलेशन कहते हैं। सांस लेने के बाद लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं ना, एल्वियोलाई में उसके बाद उनके पास ब्लड वेसल्स होती हैं, ऑक्सीजन निकल के ब्लड वेसल में आएगा, और ब्लड वेसल में जो CO2 है, वेस्ट मटेरियल, वो वापस से एल्वियोलाई में जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम गैसियस एक्सचेंज कहेंगे। तो हमारा जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वेंटिलेशन, वेंटिलेशन मतलब एयर का इनटेक करना वेंटिलेशन होता है, और आउट टेक करना मतलब एक्सपेल्ड आउट करना वेंटिलेशन होता है, और गैसियस एक्सचेंज दो पार्ट में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वेंटिलेशन इज द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, में बता चुकी हूँ कि एयर अंदर जाना और बाहर जाना लंग्स के वेंटिलेशन होता है। गैसेस एक्सचेंज में बता चुकी हूँ कि एल्वियोलाई जो लंग्स में होते हैं उससे गैसेस एक्सचेंज होता है। टू थिंग्स हैपन ड्यूरिंग गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन कम्स इनटू द ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड में आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में से डिफ्यूज कर जाती है, एल्वियोलाई से डिफ्यूज कर जाएगी, ठीक है। ये हो गया ब्रीदिंग के बारे में। रेस्पायरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी सेल, तो ये जो ऑक्सीजन है ये ट्रांसपोर्ट होकर आती है किस प्रोसेस के माध्यम से, ब्रीदिंग प्रोसेस के माध्यम से। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होकर आई बॉडी सेल्स तक, तो बॉडी सेल्स जब अब ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे, ऑक्सीडाइज्ड होंगे और एनर्जी को रिलीज करेंगे। रेस्पायरेशन यूटिलाइजेज एनर्जी एंड प्रोड्यूस यूटिलाइजेज ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस एनर्जी विद कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एज वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में। एक तरह का मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है सेल का ये, जहाँ पे जो ग्लूकोज होता है, फूड में ग्लूकोज भारी मात्रा में होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन कहाँ से आई, ब्रीदिंग प्रोसेस से आई, और जनरेट करेगा एक बायोकेमिकल एनर्जी को, जिसको हम कहते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि बाकी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को अकम्प्लिश्ड कराएगी। जनरली वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी वाया ब्रीदिंग। मैंने बताया था कि ब्रीदिंग के ही प्रोसेस की मदद से जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट होता है, वाइल अमोनिया एक्सक्रीट थ्रू यूरिन, जो बचा कुचा अमोनिया होता है 1-2% वो यूरिन से एक्सक्रीट आउट होता है। रेस्पायरेटरी इज एन इनवॉलंटरी प्रोसेस। मैंने बताया था वॉलंटरी और इनवॉलंटरी क्या होता है। वॉलंटरी ऐसे एक्शन होते हैं जो हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यूरिन का पास करना, ठीक है, यूरिन को हम होल्ड कर सकते हैं ना कुछ समय के लिए, ब्रीदिंग को भी कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो ये वॉलंटरी में आ जाएंगे जो हम अपनी एक्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इनवॉलंटरी ऐसे एक्शंस होते हैं, ऐसे प्रोसेस होते हैं जो हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते। हार्ट बीट कर सभी चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सब इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं। फिर एनिमल्स कैन नॉट कंट्रोल, ये बता चुके हैं कि रेस्पायरेशन इनवॉलंटरी प्रोसेस है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाउ एवर रेस्पायरेशन कुड बी आइदर एरोबिक और एनारोबिक हो सकता है रेस्पायरेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एब्सेंस में। एरोबिक रेस्पायरेशन इन्वॉल्व ऑक्सीजन इन द प्रोसेस एंड देयर इज नो ऑक्सीजन इन्वॉल्व इन द एनारोबिक प्रोसेस। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि एरोबिक और एनारोबिक के बारे में प्रीवियस पार्ट में, ठीक है। तो ये हो गया ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन के बीच में ये जो बॉक्स है, जो टेबल है, इसको भी आप पढ़ लेंगे कि ये मैकेनिकल प्रोसेस होता है, ये एक तरह का केमिकल प्रोसेस होता है, क्या क्योंकि यहाँ पे एनर्जी
रिलीज़ हो रही है, तो ये केमिकल प्रोसेस है। और हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो ये तो हम खुद अपनी इच्छा से कर रहे हैं ना ब्रीदिंग, ये मैकेनिकल प्रोसेस है। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, यहाँ पे कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड करती है सेल्स को और एनर्जी रिलीज़ होती है। यहाँ पे बॉडी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मतलब कॉन्टैक्ट में होता है, और यहाँ बॉडी सेल्स के अंदर होता है सब कुछ। ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी भी हो सकता है, और ये तो सिर्फ इनवॉलंटरी प्रोसेस है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी डिज़ायर, अपनी इच्छा के अनुसार। और यहाँ पे अकर्स गैसेस एक्सचेंज ओनली, यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है और वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ होते हैं। अब हम रेस्पायरेशन ह्यूमन बींग नेक्स्ट पार्ट से कैरी ऑन करेंगे। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई हो। कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।